चलिए, आज का जो आपका टॉपिक है वो है द ऑब्जेक्ट लाइज इन द डेंसर मीडियम। दो ऑब्जेक्ट है वो डेंसर मीडियम में है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं ये कौन सा ऑब्जेक्ट है। ये वही ऑब्जेक्ट है जो पहले वाले सरफेस का इमेज होगा। तो मतलब ये ऑब्जेक्ट जब हम आगे कंबाइन करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट कौन सा होने वाला है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होने वाला है। डन। तो चलिए देखते हैं। अब हमारे पास ये सरफेस है, सेकंड पार्ट है इस सरफेस का, ये आपका सेकंड हाफ ऑफ दैट कनकेव लेंस। तो सेकंड थिंग इज ड्रॉ दिस प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड थिंग इज अजम्पशन क्या है आपके पास कि आपका जो ऑब्जेक्ट होगा दैट इज गोइंग टू बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से निकलने वाली जो रे है वो ये जा रही है स्ट्रेट ऑब्जेक्ट से। इस ऑब्जेक्ट को मैं ओ ले रहा हूँ। यहाँ से जाने वाली रे जब एंड पॉइंट पे, यहाँ पे एंड पॉइंट पे पड़ेगी तो एंड पॉइंट पे यहाँ एंड पॉइंट पे अब क्या चाहिए, हमें इसकी बेंडिंग देखनी है। बेंडिंग देखने के लिए हमें यहाँ इस पॉइंट पे नॉर्मल चाहिए। जो भी नॉर्मल होगा वो नॉर्मल कहाँ पे जाएगा, that normal would have been cutting that principal axis at the center of curvature। अब हमारी रे जो है, अब ये वाला मीडियम कौन सा है, दिस वन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 एंड दिस वन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। μ2 जो है वो डेंसर है और μ1 जो है वो रेयरर है। μ2 इज ग्रेटर देन μ1। इसका मतलब है अब रे एंड पॉइंट के बाद रे जो है वो मेरी रेयरर मीडियम में जा रही है। रेयरर मीडियम में जाएगी तो ये जो नॉर्मल एन सी बना है इससे अवे जाएगी। तो नॉर्मल से अवे जाएगी तो मतलब ये ऊपर की तरफ बेंड करेगी। ये ऊपर की तरफ बेंड कर गई, ऊपर की तरफ बेंड करेगी तो ये कहीं भी स्ट्राइक नहीं करेगी। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम बैकवर्ड ले आएंगे। ये बैकवर्ड आके स्ट्राइक करेगी जिस पॉइंट पे, वहां पे आके ये बनाएगी इमेज। ये इमेज कौन सी होने वाली है भाई, ये इमेज भी आपकी वर्चुअल इमेज बन रही है, ठीक है। तो इमेज आई इज वर्चुअल इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ। ये एक बात हो गई। अब हमने क्या करना है, अब मैंने आपको बताया कि जो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाती है, अल्फा। जो यस जो इमेज है वो कौन सा बनाती है, बीटा। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कौन सा बनाता है, गामा। तीन एंगल्स ये बन गए। दो एंगल्स और कौन से बनाने हैं हमें, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला बनाएगा, ये नॉर्मल है एनसी वाली लाइन, तो ये इसके साथ जो एंगल ये बनेगा ये बन गया आपका एंगल आई। और जब ये स्ट्राइक करके बाहर जाएगा, ये ऊपर की तरफ बेंड हो रहा है तो ये नीचे वाला एंगल बन गया एंगल आर। अब बच्चे मैं फिर से दूसरी बार भी आपको बोल रहा हूं, मैंने लास्ट केसेस में भी बोला था, डू नॉट गेट कंफ्यूज योर सेल्फ फॉर एंगल आर एंड गामा। गामा और आर के लिए कंफ्यूज मत हो जाना। अब ये काम आ गया। अब मैंने अगला काम क्या है आपके पास अगला काम है ना, स्नेल्स लॉ से पहले मुझे चाहिए आई और आर की वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल रिलेशन। तो मैं ट्राइंगल्स लूंगा, दो दो ऐसी ट्राइंगल्स लूंगा जिनमें मुझे आई और आर की वैल्यू मिल जाए। और हेल्प किसकी लेनी है, एक ऐसे कंसेप्ट की जिसमें क्या कहा जाता है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो पहले देखिए हम ट्राइंगल लेते हैं आपकी, चलिए देखते हैं। ये देखो एंगल आई, देखो एंगल आई सबसे बड़ी ट्राइंगल एन ओ सी का एक्सटीरियर एंगल है। ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल एन ओ सी एंगल आई दैट इज इक्वल टू, ये एक्सटीरियर एंगल है, इसके इंटीरियर एंगल्स कौन है, अल्फा और गामा। so that is going to be alpha plus gamma। ये आ गया अल्फा और गामा। दूसरा, अब आपको चाहिए एंगल आर।
एंगल आर हम देखते हैं, ट्राइंगल कौन सी देखते हैं, आपकी ट्राइंगल देखिए एन आई सी। एन आई सी में आपका एक्सटीरियर एंगल बन रहा है आर, तो यहां बहुत ही आसान आपका काम हो गया है। आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा आपका दूसरा बन गया। तो पहला ये आ गया, दो इक्वेशंस ये आ गई। अब अगला काम आपका स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर जो होता है, साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा? जिसमें रिफ्रैक्शन हो रही है अपॉन जिसमें इंसिडेंस हो रही है। रिफ्रैक्शन हो रहा है आई 1 में और इंसिडेंस हो रहा है 2 में। पहले वाले केस में उल्टा था, वहां पे रिफ्रैक्शन 2 में हो रही थी और इंसिडेंस 1 में हो रहा था। तो आपके पास ये केस आ गया। अब हमें पता है कि फॉर स्मॉल एंगल्स के लिए साइन थीटा और टैन थीटा ये दोनों अप्रोच करते हैं थीटा को, ठीक है। और यहां पे सबसे बड़ी अजम्पशन यही है कि ऑल द एंगल्स दे आर वेरी स्मॉल बिकॉज द रेज दे आर पैराक्सियल। पैराक्सियल क्या होती हैं? वो रेज जो या तो 0 डिग्री मतलब पैरेलल मूव करती हैं या बहुत ही स्मॉल मिनिमम एंगल्स के साथ मूव करती हैं। चलिए हम स्टैंडर्ड केस ले लेते हैं जो होता है रियलाइज, वो ये है कि वो स्मॉल एंगल्स मूव करते हैं, 0 हो सकता है ना ही हो हर टाइम। तो अगर स्मॉल एंगल्स हैं उन दोनों केसेस के लिए साइन ऑफ दैट एंगल अप्रोच करता है एंगल के वैल्यू को, और सिमिलरली टैन जो है वो भी एंगल की वैल्यू को ही अप्रोच करता है। तो अगर ऐसा है, अजम्पशन है, तो साइन ऑफ आई आई के बराबर हो जाएगा, साइन ऑफ आर आर के बराबर हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू μ1 बाई μ2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और इक्वेशन बना लीजिए, आई इंटू μ2 दैट इज इक्वल टू आई इंटू μ1। ये आ गया। अब सॉरी, आई इंटू μ2 इज इक्वल टू आर इंटू μ1। ये इस तरफ से आर गया ऊपर, ये आर जा रहा है यहां। अब मुझे आई और आर की वैल्यूज पता है, ऊपर देखिए आई किसके बराबर है? अल्फा प्लस गैमा के बराबर है इंटू μ2 इज इक्वल टू आर किसके बराबर है? बीटा प्लस गैमा के बराबर है इंटू μ1। तो μ1 इंटू आर था और आपके पास हो गया μ2 इंटू आई, ठीक है। तो ये आपकी एक एक्सप्रेशन आ गई, इसे मैं ए मान के चलता हूं। अब अगला कंसेप्ट आपने क्या लगाना है? अब आपने निकालने हैं टैन ऑफ अल्फा, टैन ऑफ बीटा, टैन ऑफ गामा। क्यों निकालने हैं? ये ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि आपने टैन ही निकालना है, क्योंकि बच्चे टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस जो है वो मेरा प्रिंसिपल एक्सिस पे है और बेस की सारी वैल्यूज मुझे नॉन है। और इन सभी ट्राइंगल्स को राइट एंगल बनाने के लिए जो मैं परपेंडिकुलर यूज करने वाला हूं वो है एनपी। अब मैं इसमें एनपी ही करूंगा क्योंकि अब आपको समझ आ चुका है कि अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप भी करूंगा तो उसको भी मैं एनपी से ही इक्विवेलेंट मानूंगा। तो इसलिए हम कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं करेंगे, हम एनपी को ही स्ट्रेट लाइन मान के चलेंगे। तो एनपी सबका परपेंडिकुलर होगा, तो इसलिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास कॉमन हो जाएगा और बेस सबका प्रिंसिपल एक्सिस पे है, और प्रिंसिपल एक्सिस की सारी वैल्यूज ऑलमोस्ट मुझे पता है, या तो वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, या तो वो इमेज डिस्टेंस होगा, या वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। डन। तो इसलिए हमें टैन अल्फा, अगर कोई और वैल्यू लेते, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रेशियो लेते, तो हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास है नहीं है, तो वो कोई भी और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो यहां पे हमारे लिए बनाना फिजिबल नहीं है। तो इसलिए हमने क्या लिया? टैन अल्फा बीटा गामा। और टैन अल्फा अल्फा के बराबर हो जाएगा, टैन बीटा बीटा के बराबर, और टैन गामा गामा के बराबर। तो इससे मेरी जो एक्सप्रेशन ए बनी है मुझे उसमें अल्फा बीटा गामा यहां से मिल जाएंगे। डन। अब देखो टैन अल्फा किस में आता है? टैन अल्फा आ रहा है इस बड़े वाली ट्राइंगल में। इस बड़े वाली ट्राइंगल में जब टैन अल्फा आ रहा है, टैन अल्फा होता है परपेंडिकुलर, मैंने बताया सबका परपेंडिकुलर ये बनेगा भाई एनपी। तो एनपी परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
बड़े वाली ट्राइंगल, अल्फा किसका हिस्सा है इस बड़ी ट्राइंगल का? बेस कौन है इसमें? ओपी, सो इट इज एन पी अपॉन ओपी। देन बीटा किसमें है? उससे अंदर वाली ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल, परपेंडिकुलर उसमें भी वही है, बेस इसमें आईपी बन गया, एन पी अपॉन आईपी हो गया। एंड द थर्ड वन गामा, गामा अब इस वाली ट्राइंगल का हिस्सा है, ये वाली जो ट्राइंगल है, इसमें एन पी फिर से परपेंडिकुलर है और बेस बन गया पीसी, so it is np upon pc. So we are having three expressions which are going to be alpha, beta and gamma values to be substituted in equation number A. तो पुट कीजिए सारी वैल्यूज। सो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई np अपॉन ओपी, प्लस गामा हमारे पास आ गई np अपॉन pc, ये फर्स्ट टर्म बन गई मेरी, फर्स्ट ब्रैकेट हो गई क्लोज, म्यू टू इज इक्वल टू बीटा इज np अपॉन ip प्लस गामा इज np अपॉन pc इनटू म्यू वन। अब ध्यान रहिएगा, इन सब की वैल्यूज भी चाहिए आपको। अब यहां से देखो कि np सब में कॉमन है, चारों की चारों टर्म्स जो प्लस हो रही हैं सब में np कॉमन है, तो np को मैं थ्रू आउट कर रहा हूं, कैंसिल कर रहा हूं, np कट आउट, कट जाएगा। सो वी गॉट व्हाट? वी गॉट 1 बाय ओपी प्लस 1 बाय पीसी, यहां पे आ गया म्यू टू इज इक्वल टू 1 बाय आईपी प्लस 1 बाय पीसी, और यहां पे आपके पास आ गया म्यू वन। डन। अब मुझे ओपी की वैल्यू चाहिए, पीसी की वैल्यू चाहिए, आईपी की वैल्यू चाहिए, पीसी की वैल्यू चाहिए। मींस आई नीड ओपी, आई नीड पीसी एंड आई नीड आईपी। ध्यान से देखिए अब क्या क्या है ये। ओपी कौन है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पी से है ना, यस। किस साइड है? लेफ्ट वाली साइड, नेगेटिव होगा। आईपी लेफ्ट वाली साइड है, इमेज डिस्टेंस है, नेगेटिव होगा। पीसी राइट वाली साइड है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, पॉजिटिव होगा। तो ओपी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू, पीसी रेडियस आर, और आईपी इमेज डिस्टेंस लेफ्ट साइड वी माइनस का। तो ये आपके पास तीन वैल्यूज आ गई। पुट ऑल दोस थ्री वैल्यूज हियर। ठीक है, आपके पास 1 अपॉन ओपी, ओपी इज माइनस यू, प्लस 1 अपॉन पीसी, पीसी इज आर। पीसी आर इसलिए पॉजिटिव नहीं हुआ कि वो रेडियस था, वो इसलिए पॉजिटिव हुआ क्योंकि वो राइट साइड पे था। म्यू टू इज इक्वल टू 1 बाय आईपी, आईपी इज माइनस वी, प्लस 1 बाय आर इज म्यू वन। अब म्यू वन और म्यू टू को अंदर ले जाइए, और जो आपकी आर 1 बाय आर कॉमन वाली टर्म आ जाएंगी उन्हें एक साइड ले जाइए। सो यहां पे आपके पास आ गया म्यू टू अपॉन आर, पहली वाली म्यू टू अपॉन यू। कोई प्रॉब्लम? म्यू टू अपॉन आर, इसको मैं पहला प्लस वाली थी इसे मैं पहले लिख दिया, म्यू टू अपॉन यू, ये माइनस वाली है तो माइनस म्यू टू अपॉन यू इधर आ गया, इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन आर मैं पहले लिख रहा हूं, माइनस म्यू वन अपॉन वी मैंने फिर से लिख दिया। डन है आपके पास। अब आर वाले दो ही हैं जिनमें न्यूमरेटर आर कॉमन है, वो मैं एक तरफ ले आ रहा हूं, तो आपके पास आ गया म्यू वन बाय वी, इस टर्म को मैं इधर ले आता हूं, ये हो गया प्लस म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू टू अपॉन यू। ये माइनस था, माइनस इधर ही रह गया। अब ये प्लस वाली टर्म जो है म्यू टू बाय आर, ये मैं उधर ले जाता हूं, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, उधर वाली आर वाली है म्यू वन बाय आर अपनी जगह, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस म्यू टू बाय आर। ठीक है, या आपकी मर्जी हो तो ये उल्टा भी कर सकते हो कि आप म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर भी कर सकते हो, ऐसा कोई भी इश्यू नहीं है, ये आपकी मर्जी है। जिस तरह से भी आपको फर्स्ट टर्म दिया है वैसे ही आप सेकंड टर्म भी ले सकते हो। अब ये बन गया म्यू वन बाय वी माइनस म्यू टू बाय यू इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू। क्यों? क्योंकि आर आ गया दोनों में कॉमन, सो दैट इज योर फाइनल एक्सप्रेशन फॉर व्हाट यू हैव डन। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन आपके पास बन गई है। अब ध्यान से देखो कि पहले वाली टर्म क्या थी।
पहले वाली टर्म, पहले वाला जो आपका केस था उसमें क्या था, पहले वाले केस में आपके पास दिस वन एक्सप्रेशन, ये वाली है आपके पास, ये एक्सप्रेशन है आपके पास। चलो लिख लेते हैं। तो ये वाला केस आपका बन गया जब, ये सेकंड केस है ना, सेकंड केस है जब डेंसर कहां जा रहे हैं, रेयरर में। अब फर्स्ट वाला केस लिख लेते हैं जिसमें रेयरर से डेंसर में जा रहे हैं, क्योंकि वो भी हमें चाहिए। तो फर्स्ट केस हमने निकाला था μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ये आपका फर्स्ट केस था। देख लेते हैं ऊपर फिर से, μ2 अपॉन v, यस, माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। यही था भाई, ये आपके पास दोनों केसेस हो गए। अब हमने यही दो केसेस यूज करने हैं टू गेट द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, फॉर योर लेंस मेकर ऑफ व्हाट, ऑफ योर कनकेव लेंस। कनकेव, कन्वेक्स लेंस का हो गया। तो अब मैं ज्यादा थ्योरी में नहीं जाऊंगा, क्योंकि थ्योरी वी हैव ऑलरेडी गॉन फॉर दैट। लेंस मेकर, उसके कार्टेशियन, उससे अजम्पशंस हम कर चुके हैं लास्ट केस में, उसे मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वही सेम अजम्पशंस है दैट वी हैव यूज्ड फॉर व्हाट, फॉर द कन्वेक्स लेंस। आई एम जस्ट गोइंग टू कंपाइल दिस। सो लेंस मेकर फॉर्मूला, चलिए करते हैं कंपाइल। सो दिस इज योर लेंस मेकर्स, लेंस मेकर्स फॉर्मूला फॉर व्हाट, फॉर कनकेव लेंस। तो चलिए सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में जाना है, बहुत ध्यान से डायग्राम बनानी है आपने। डायग्राम आपके पास आ गई, तो डायग्राम क्या है, कनकेव लेंस बनाइए। पहले आधे आधे हिस्से बनाए थे, अब पूरी कनकेव बनाइए। ये आ गई आपकी कनकेव। और दूसरा काम क्या होता है, यू हैव टू ड्रॉ द प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा काम वही, क्या, ऑब्जेक्ट जो है वो आपका क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। पॉइंट ऑब्जेक्ट से जाने वाली रे एक पॉइंट पे टकराएगी। अब दोनों जो सरफेसेस है उनको अलग अलग डील करना आपने। अब पहले वाला केस जो है वहां से जाएगी तो अंदर कहां चली जाएगी, अंदर वाला कहां पे है, अंदर डेंसर है। सो ये थोड़ा सा ऊपर बेंड हो जाएगी। सो थोड़ा सा ऊपर बेंड हो गई तो ये कहां चली जाएगी, यहां ऊपर चली जाएगी। ठीक है, इसे अगर आप बैकवर्ड ले आना चाहते हो तो ये आपकी बैकवर्ड इमेज आपकी बन जाती है, यहां पे बन जाती है फर्स्ट केस की इमेज I1। ये बन गई आपकी I1। वहां जाते ही पहला पॉइंट आप ले लेते हो, इस पॉइंट को ले लो भाई M पॉइंट पे स्ट्राइक की और इसे बैकवर्ड ले आए हम I1 पे, फर्स्ट इमेज बन गई। ध्यान रहे, अब ये फर्स्ट इमेज दूसरे वाले के लिए, यही तो रे है, ये रे से I1 से लेकर ये N तक जाने वाली सेम रे है, तो ये एक ही रे है। और यही रे जो है ये सेकंड इंटरफेस पे पड़ रही है, तो सेकंड इंटरफेस को लगेगा, सेकंड इंटरफेस को O ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, उसको कौन ऑब्जेक्ट दिख रहा है, I1। क्यों, क्योंकि I1 से जाने वाली रे N तक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन हमेशा ऑब्जेक्ट को लगता है कि स्ट्रेट लाइन ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है। तो ये आपके पास यहां से जाते ही बैंडिंग हो गई और ऊपर, क्योंकि आगे क्या था, रेयरर। बैंडिंग ऊपर हो गई तो ऑब्जेक्ट यहां पे बन गया आपका फाइनल इमेज। सो दैट इज योर फाइनल इमेज। ये अभी जो हमने सेकंड केस किया है। अब आपका पहला मीडियम था μ1, दूसरा मीडियम है μ2, थर्ड जब एमर्जेंट हुई है तो फिर से μ1। और ध्यान रहे μ2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन μ1, मोस्टली μ2 इज टेकन एज दैट ऑफ अ फाइबर ग्लास। डन। सो ग्लास आ गया आपके पास। अब क्या हुआ, अब यहां पे कुछ वैल्यूज हैं, ध्यान से देखिएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो u है। ध्यान रहे, पहले वाले केस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, पहले वाले केस का इमेज डिस्टेंस I1 जिसे हम ले रहे हैं दैट इज V1। पहले वाले केस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u और पहले वाले केस का इमेज डिस्टेंस V1। डन। दूसरा,
अब दूसरे वाली साइड जाओ। अब I1 जो है वो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट है, तो V1 दूसरे वाले का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा और इमेज डिस्टेंस उसका बन जाएगा I, उसे हम V लेंगे जो फाइनल है। डन। सो ध्यान रहे, फर्स्ट एक्सप्रेशन जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट इंटरफेस है, उस इंटरफेस पे ऑब्जेक्ट है U और इमेज डिस्टेंस है V1। सेकंड केस के लिए आपका ऑब्जेक्ट है V1 और इमेज है V। ये भाई दो चीजें आपने ध्यान रखनी है और यही चीजें आपने वहां पे रिफ्लेक्ट करनी है आपके फॉर्मूला में। ठीक है भाई, चलिए अब ये फॉर्मूला वहां पे जाके सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब एक चीज और, फर्स्ट इंटरफेस जो है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है आपका वो अलग है और जो सेकंड इंटरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका अलग है। सो फर्स्ट इंटरफेस है, इस वाले साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 ले लेंगे हम और इसका इंटरफेस का ले लेंगे R2। तो अब पहले वाला फॉर्मूला लगाओ, पहला फॉर्मूला फर्स्ट वन, फर्स्ट केस, ठीक है। एट फर्स्ट इंटरफेस, पूरी थ्योरी लिख के, साइन कन्वेंशंस लिख के, एट फर्स्ट इंटरफेस क्या रिलेशन बनेगा, ये ऊपर बनाया हमने ये वाला, μ2 अपॉन v, क्या बनेगा μ2 अपॉन v कौन है फर्स्ट केस में v1, फिर माइनस μ1 अपॉन u, सो माइनस μ1 अपॉन u, डन, वो भी u ही है मेरा, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर, फर्स्ट इंटरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन है R1। तो ये यहां पे आपका बन गया फर्स्ट केस। अब बन गया एट सेकंड इंटरफेस, सेकंड कंडीशन, हम पहले वाले केसेस जो दो पढ़े हैं उन्हीं को कंबाइन कर रहे हैं। तो सेकंड इंटरफेस में अब फॉर्मूला लगाना है सेकंड जो आज डिराइव किया है, μ1 बाय v, ध्यान रहे μ1 बाय v, v ही है, दूसरे वाले की इमेज जो है, ये देखो दूसरे वाले की इमेज v ही है, बट दूसरे वाले का ऑब्जेक्ट जो है वो v1 है, तो μ1 बाय v माइनस μ2 बाय u लगाया था हमने, लेकिन यहां पे u की जगह क्या आ गया v1, हमारा यहां पे क्या आ गया, ये देखो ऑब्जेक्ट है v1, इमेज है v, इज इक्वल टू, अब आ गया μ1 माइनस μ2 अपॉन r, और सेकंड इंटरफेस का r कौन है R2। डन, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू नाउ। अब आपका ऊपर डायग्राम से, अब आपने उसको कुछ नहीं करना है, जस्ट हैव टू ऐड, अब दोनों इंटरफेसेस का टोटल इंपैक्ट निकालना है। सो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट, कीजिए, ऐड कीजिए दोनों केसेस को ऐड करते हो, जैसे ही आप μ2 बाय v1 प्लस है पहला और μ2 बाय v1 माइनस है, ये दोनों कैंसल आउट हो गए, तो आपके पास टर्म, चार टर्म्स हैं यहां पे, ऐड करोगे लेफ्ट साइड पे जब चार टर्म्स ऐड करते हो, एक टर्म ये आ गई, दूसरी टर्म ये आ गई, तीसरी ये और चौथी ये, चार टर्म्स हैं आपके पास। अब पहली और चौथी टर्म दोनों सेम हैं, जस्ट साइन डिफरेंट है, तो वो हो जाएगी कैंसिल। तो मेरे पास यहां पे आ गया μ1 बाय v माइनस μ1 बाय u। सो μ1 बाय v माइनस μ1 बाय u आपके पास एक बच गया लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे जाइए, राइट साइड पे यहां है μ2 माइनस μ1, यहां है μ1 माइनस μ2। अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं, इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, तो ये ऊपर वाले के साथ सेम हो जाएगा, तो मैं माइनस लेता हूं कॉमन और बाहर ले आता हूं μ2 माइनस μ1, दोनों में से μ2 माइनस μ1, ऊपर वाला तो सेम था, सो 1 बाय R1, नीचे वाले में से माइनस कॉमन लिया है तो माइनस 1 अपॉन R2। अब बन गया भाई आपका सारा सिस्टम ही ओके हो गया। यू गॉट व्हाट, यू गॉट 1 बाय v माइनस 1 बाय u, यहां से μ1 बाहर आ जाएगा, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अंदर आ जाएगा 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, और ये आपके पास, इसे आप राइट डाउन कर सकते हो,
1/v माइनस 1/u, यहां से μ1 जो है ये वाली टर्म इसे यहां ले आओ, इंडिसेस का सारे इंडेक्स इकट्ठे कर दो, μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 यहां आ गया, और अंदर आ गया 1/r1 माइनस 1/r2, ये भाई आपका आ गया। डन। अब 1/v माइनस 1/u, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट जो है, इफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट कहां पे है, इंफिनिटी पे। बच्चे अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो आपको पता है इमेज कहां बनती है, इमेज बनती है फोकस पे। तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है मतलब u इज इक्वल टू इंफिनिटी, इमेज फोकस पे है मतलब v इज इक्वल टू फोकल लेंथ f, डालो ऊपर वाले में 1/f माइनस 1/इंफिनिटी है, 1/इंफिनिटी क्या होता है, 0, तो उसे हम लेंगे ही नहीं, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। भाई ये सेम रिजल्ट्स आपके आ रहे हैं जो पीछे आपने पढ़े हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास और अजम्पशन ले लो, एक अजम्पशन यहां पहले ली, अब दूसरी अजम्पशन में ले लूं कि अगर μ1 कौन सा था, बाहर वाला, एयर वाला, अगर μ1 जो है आपका, μ1 जो है एयर का, μ1 की वैल्यू 1 है, और अगर μ2 की वैल्यू, ध्यान रहे μ2 की वैल्यू सिर्फ μ है, करो पुट 1/f इज इक्वल टू μ2 की वैल्यू μ माइनस μ1 की वैल्यू 1 अपॉन 1, अंदर क्या बच गया 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये आपके पास एक लेंस मेकर फॉर्मूला बन गया बाय टेकिंग सर्टेन अजम्पशंस, अदरवाइज ऊपर जो है वो कंप्लीट आपका फॉर्मूला है 1/r2। ठीक है बच्चे, ये वही एक्सप्रेशन है जो लास्ट हमने केस में निकाला था, ये है आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला फॉर व्हाट, फॉर योर कनकेव लेंस। डन, समझ आ गया सबको, ठीक है। तो यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, हाँ बच्चे किसी का कोई क्वेश्चन समझ आया ये आपको, तो इसके साथ ही अब नेक्स्ट केसेस जो लेंगे, यस वेरी गुड बेटा, नेक्स्ट केसेस विल बी फ्रॉम द थिन लेंस, कुछ अजम्पशंस लेके थिन लेंसेज को कंसीडर करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कल मैं फिर से आपको समझा सकता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। सो ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।